प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के टॉपिक गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत गुट निरपेक्षता के अर्थ एवं इसकी विशेषताएं तथा इसकी प्रासंगिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। गुट निरपेक्षता शब्द को सर्वप्रथम जॉर्ज लिस्का द्वारा वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया गया। बाद में अन्य विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसको कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो ने भी स्वीकार कर लिया। कर्नल नासिर जहां मिस्र से थे तथा मार्शल टीटो युगोस्लाविया से संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा, गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपने आप को सैनिक गुटों से दूर रखना तथा जहाँ तक संभव हो तथ्यों को सैनिक दृष्टि से न देखना। यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना तथा दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना गुट निरपेक्षता के लिए आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल आंख बंद करके विश्व घटनाक्रम को देखते रहना गुट निरपेक्षता नहीं है। यह सही और गलत में अंतर करते हुए सही का पक्ष लेने की नीति है। लेकिन गुट निरपेक्ष देश वही हो सकता है जो गुटों से दूर रहकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुट निरपेक्षता नहीं हो सकती। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना। जॉर्ज लिस्का ने इसका सही अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सबसे पहले यह बताना ज़रूरी है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। इसका अर्थ है उचित और अनुचित का भेद जानकर उचित का साथ देना। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह बताना ज़रूरी है कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तटस्थता शब्द का प्रयोग प्रायः युद्ध के समय किया जाता है। शांतिकाल में भी एक प्रकार से युद्ध की मनोवृत्ति को प्रकट करती है। यह उदासीनता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह एक प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति है, जबकि गुट निरपेक्षता का विचार सक्रिय एवं सकारात्मक है। इससे विश्व समस्याओं का बिना गुटों के भी समाधान किया जा सकता है। इस तरह गुट निरपेक्षता एक सक्रिय विचार है। गुट निरपेक्षता युद्धों में शामिल होकर भी बरकरार रहती है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध करने किए, फिर वह गुट निरपेक्ष देश है। तटस्थता युद्धों में भाग लेने पर समाप्त हो जाती है। स्विट्ज़रलैंड एक तटस्थ देश है क्योंकि वह न तो किसी युद्ध में शामिल हुआ और न ही उसे किसी सैनिक संगठन की सदस्यता प्राप्त है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता अलगाव या पृथकतावाद भी नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है प्रायः अपने या दूसरे देशों की समस्याओं से दूर रखना। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले इसी नीति का पालन किया था। लेकिन गुट निरपेक्षता अलगाववाद की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में स्वयं रुचि लेने व सक्रिय भूमिका निभाने की नीति है। उदाहरण के लिए भारत में शीत युद्ध में किसी गुट में शामिल न होकर भी इस समस्या के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया और दोनों गुटों में तनाव कम कराने का प्रयास भी किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता तटस्थतावाद या अलगाववाद की नीति नहीं है। यह एक ऐसी नीति है जो सैनिक गुटों से दूर रहते हुए भी उसके काफ़ी निकट है। गुट निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? गुट निरपेक्षता का सही अर्थ जानने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधारों पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर व टीटो के विचारों को जानना आवश्यक है।
इन तीनों नेताओं ने 1961 में गुटनिरपेक्षता को सही रूप में परिभाषित करने वाले 5 सिद्धांत विश्व के सामने रखे। पहला, जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो। दूसरा, जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो। तीसरा, जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता न करता हो। चौथा, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देता हो। और पांचवा, जो उपनिवेशवाद का विरोधी हो। इन सिद्धांतों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसा देश जो सैनिक गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो, वह गुटनिरपेक्ष देश कहलाएगा। गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं। गुटनिरपेक्षता का जन्म विशेष तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। भारत, मिस्र व यूगोस्लाविया आदि देशों के सहयोग से इस अवधारणा का पूर्ण विकास हुआ। आज गुटनिरपेक्षता की अवधारणा एक पूर्णतः विकसित, स्वयं विस्तृत रूप धारण कर चुकी है। इसको समुचित रूप से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। गुटनिरपेक्षता की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, यह सभी प्रकार के सैनिक, राजनीतिक, सुरक्षा संधियों तथा गठबंधनों का विरोध करने की नीति है। गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान उत्पन्न नाटो, सीटो, वारसा समझौतों का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति का मानना है कि सैनिक गठबंधन साम्राज्यवाद, युद्ध तथा नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं। ये शीत युद्ध या अन्य तनावों को जन्म देते हैं। इन्हीं से विश्व शांति भंग होती है, अतः इनसे दूर रहना तथा विरोध करना आवश्यक है। दूसरा, गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध का विरोध करती है। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने वाला तत्व मानते हैं। अतः गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध से दूर रहने की नीति का पालन करती है और शीत युद्ध के सभी तनावों को दूर करने का प्रयास करती है। तीसरा, गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने में विश्वास करती है। उसका मानना है कि गुटबंदियां राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है। अतः भारत हमेशा अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को आधार मानता रहा है। चौथा, गुटनिरपेक्षता अलगाववाद या तटस्थता की नीति नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने और समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग देने की नीति है। पांचवा, गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा आपसी सहयोग की नीति है। यह शक्ति के किसी भी रूप का खंडन करती है और राष्ट्रों के बीच तनावों, संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में विश्वास करती है। छठा, यह राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का कूटनीतिक साधन नहीं है। यह युद्ध का लाभ उठाने के किसी भी अवसर का विरोध करती है। यह एक सकारात्मक गतिशील नीति है। यह विदेशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करके राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति पर बल देती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का विरोध करने और उनके समाधान का प्रयास करने में विश्व में स्थायी शांति की स्थापना के प्रयास की नीति है। गुटनिरपेक्षता के पक्ष में तर्क। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता को एक बेईमानी कहा जाने लगा। अनेक विकसित राष्ट्रों ने इस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि अब बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। लेकिन उनका यह आरोप निराधार है। आज विश्व के अनेक देशों में शीत युद्ध जैसे ही तनाव की स्थिति है। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता का महत्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, गुटनिरपेक्षता शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है। दूसरा, गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 120 है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में ही विश्वास करती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को उद्देश्यों को प्राप्त कराने में इसका सहयोग अनिवार्य है। यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती है। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परमाणु युद्ध के भय के वातावरण में यह और अधिक उपयोगी हो गई है। यह शस्त्रीकरण का विरोध करती है और निशस्त्रीकरण में विश्वास करती है। इससे विश्व शांति का आधार सुदृढ़ होता है। यह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के किसी भी रूप का विरोधी है। इससे राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है और प्रत्येक देश को स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करने व संचालन करने में मदद मिलती है।
यह विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इससे संकीर्ण राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ मिला दिए जाते हैं। इससे विश्व संगठनों की भूमिका में वृद्धि होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी शीत युद्ध के दौरान थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 राष्ट्र इसको स्वीकार कर चुके हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के अनुसार संचालित करने पर जोर देती है। इससे विश्व में अनावश्यक तनाव कम होते हैं और विश्व शांति का विचार सुदृढ़ होता है, जो संपूर्ण मानव जाति के हित में है। अब हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां क्या हैं। विभिन्न गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में अलग अलग विषयों पर व्यापक चर्चा की गई और उनकी दिशा में सकारात्मक प्रयास भी किए गए। निर्गुट शिखर सम्मेलनों के कुछ सकारात्मक परिणाम निकले हैं, जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। गुटनिरपेक्ष देशों ने आपसी झगड़ों को पारस्परिक सहमति से सुलझाने के प्रयास किए और महाशक्तियों को भी इसी आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बल मिला। दूसरा, शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोकना। गुटनिरपेक्ष देशों ने निरंतर शीत युद्ध के तनाव को कम करने का प्रयास किया। इससे विश्व के तीसरे युद्ध की संभावनाएं भी क्षीण हुईं। गुटनिरपेक्ष देशों ने गुटों की राजनीति से दूर रहकर किसी गुट को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देने का भरसक प्रयास किया। इन देशों ने दोनों महाशक्तियों के मनों में व्याप्त अविश्वास की भावना को दूर करने के पूर्ण प्रयास किए। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावनाएं प्रबल हो गईं और शीत युद्ध गर्म युद्ध में तब्दील होने से बच गया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालना। गुटनिरपेक्ष देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में सहयोग दिया। इन देशों ने या तो युद्ध को टाल दिया या उसके समाधान कराने में मदद की। इन्होंने इंडो चीनी संघर्ष, स्वेज नहर संकट, कोरिया संकट आदि के दौरान न्यायोचित भूमिका निभाई। इससे इन राष्ट्रों के मध्य गतिरोध कम हुआ और संघर्ष टल गए। स्वयं महाशक्तियों ने भी उनकी मध्यस्थता की सराहना की। इन देशों में जो गतिरोध है वह कम हुआ, संघर्ष टल गया। चौथा है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। इन देशों ने अपने सम्मेलनों में बार बार परमाणु अप्रसार तथा शस्त्रों को नष्ट करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व शांति को मजबूत बनाने के लिए पंचशील के सिद्धांत रखे थे। उनको विश्व के अधिकतर देशों द्वारा सराहना की गई। उनके द्वारा रखे गए आणविक अस्त्रों के परीक्षण संबंधी सुझाव 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में अपना लिए गए। इससे निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि। गुटनिरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के आधार पर अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किया। इससे उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति निष्ठा में वृद्धि हुई। सभी गुटनिरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करके उसके प्रयासों को सफल बनाया। गुटनिरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर एकता का परिचय देकर विश्व शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद की। छठा, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। गुटनिरपेक्ष देशों ने विकसित देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि वर्तमान विश्व व्यवस्था गरीब देशों के हितों की पोषक नहीं है। आज विश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका नए सिरे से गठन करने की आवश्यकता है। अपने काहिरा सम्मेलन में 1962 में पहली बार आर्थिक समस्याओं पर विचार करके अप्रत्यक्ष रूप से विकसित देशों को इस अन्यायपूर्ण साधनों के बंटवारे के प्रति चेता दिया और 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा का प्रस्ताव पास कराया। उनकी इस मांग ने विकसित राष्ट्रों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को नए सिरे से समीक्षा करना आवश्यक है। सातवां, दक्षिण सहयोग में वृद्धि। 1976 में कोलंबो शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने पारस्परिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इसी के चलते दक्षिण सहयोग की शुरुआत हुई, जो आज विकासशील देशों के पारस्परिक आर्थिक सहयोग के वृद्धि के लिए आवश्यक बन गए।
अब गरीब राष्ट्रों के पास आर्थिक विकास के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात प्रमुख मुद्दा बन गई है। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धि कही जा सकती है। यहाँ पर दक्षिण का अर्थ है अविकसित या विकासशील राष्ट्रों से है। उत्तर दक्षिण का जहाँ पर भी कभी उल्लेख आता है तो उत्तर के राष्ट्र यानी विकसित पाश्चात्य देश। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के तनावों को कम करके तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को क्षीण किया। इसने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालने में पूरी मदद की है। इसने निशस्त्रीकरण के प्रयास करके विश्व शांति को मजबूत बनाया है। इसने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करके विकसित देशों को इस बारे में सोचने के लिए विवश किया है। अतः हम आज भी कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है।